हेलो एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस। और आज हम एक लेक्चर पढ़ने वाले हैं जो कि आईजेसओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आईजेसओ का लेक्चर है और टॉपिक है हमारा आज का रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं एंड कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए, ये सब हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ऑल्दो अगर हम थोड़े हायर लेवल पे जाते हैं तो रेस्पिरेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक हो जाता है और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। बट क्योंकि हम आज आईजेसओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आईजेसओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखने वाले हैं, तो इसी चैप्टर में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पढ़ेंगे एंड रेस्पिरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे हर एक चीज को। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहला, अब बात ये आ गई कि सर टॉपिक तो रेस्पिरेशन है, ये मेटाबॉलिज्म कहां से आ गया। तो रेस्पिरेशन को समझने से पहले ना हमें मेटाबॉलिज्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाट मेटाबॉलिज्म इज। नाउ मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एज द डेफिनेशन सेज, सम ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, हमारी बॉडी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। अब चीजों का ब्रेकडाउन भी होता है बॉडी के अंदर, अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। कुछ में चीजें ब्रेकडाउन हो जाती हैं और कुछ में चीजें बनती है। तो जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हो रही हैं, चाहे उनमें चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा हो या उनमें चीजों का फॉर्मेशन हो रहा हो, सिंथेसिस हो रहा हो, वही क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। यानी सम ऑफ ऑल द टोटल वाइटल एक्टिविटीज, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज, जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हो रही हैं, वही मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है हमारे पास एनाबॉलिज्म एंड दूसरा है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। मैंने अभी अभी आपको बताया कि चीजों का या तो ब्रेकडाउन होता है या चीजें सिंथेसाइज होती है। अब भाई दो कैटेगरी में है ना, ब्रेकडाउन हो रहा है, सिंथेसाइज हो रही है, तो उसी तरीके से हमने इसे भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो सिंपल कंपाउंड से, किससे? सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे। क्या बनेंगे? सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे। मतलब किसी ना किसी चीज का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। सिंपल कंपाउंड्स आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेंगे। यानी किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है। यहां लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्या हो गया यहां? एक एग्जाम्पल है हमारे पास, सिंपल कंपाउंड्स आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना लेंगे। क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। चीजों का फॉर्मेशन हुआ और फोटोसिंथेसिस हुआ। एक एग्जाम्पल है ये एनाबॉलिक रिएक्शन का। कैसे? देखो, H2 होता है, CO2 होता है, कुछ सिंपल कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं। कंपाउंड बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, एलिमेंट नहीं बोल रहा, कंपाउंड। तो कुछ सिंपल कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं। वो सिंपल कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। उस रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं। तो एनाबॉलिक रिएक्शन अगर आपसे कभी पूछें तो क्या बताना है आपको? कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गए। किससे बन गए? सिंपल कंपाउंड से बन गए। और अगर एग्जाम्पल पूछे तो फोटोसिंथेसिस, फूड का फॉर्मेशन हो रहा था ना, ग्लूकोज बन रहा था ना, तो बस उतना ही। अब ये तो हो गई बात प्लांट की बात हो गई। अगर हम बात करें एक जनरल ह्यूमन में, अगर एक एनाबॉलिक रिएक्शन की बात करें तो मैं लिख देता हूं ग्लूकोनियोजेनेसिस।
ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसी रिएक्शन है ह्यूमंस के अंदर जो कि एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें कुछ भी नहीं, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, इनसफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अदर सोर्सेज से आपस में मिलकर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं देखेंगे। तो भाई हमने सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बना लिए, फॉर्मेशन कर लिया, और उस रिएक्शन को हमने बोल दिया एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या होगा, इस बार ब्रेकडाउन होगा, और वो क्या बना लेंगे, सिंपल कंपाउंड्स। कैटा, कैटा से नाम में इसके क्या आ रहा है, काटा। ठीक है, मतलब हमने किसी चीज को काट दिया, उसका ब्रेकडाउन कर दिया। तो कैटाबॉलिज्म से आप याद रखना, कैटाबॉलिज्म में यानी काटा, यानी क्या हो रहा है, किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, उसे हम दो में डिवाइड कर रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपस में ब्रेकडाउन हो गए, उनका ब्रेकडाउन हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गए, सिंपल कंपाउंड्स में। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रेस्पिरेशन इसका एक क्या है, एग्जाम्पल है। क्या है, रेस्पिरेशन इसका एक एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन इसका एग्जाम्पल क्यों है वो हम आगे अभी डिस्कस कर लेंगे। आई बात समझ में? तो ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया मेटाबॉलिज्म। हमने इतना सारा इसलिए ही देखा, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, हमने यही देखा क्योंकि हमें रेस्पिरेशन पढ़ना है और इसमें वेरियस चीजों का क्या होने वाला है, ब्रेकडाउन होने वाला है। आई बात समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म तो हमारा खत्म हो गया, अब हमें मेन डिस्कस करना होगा दैट व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन। ध्यान से अब पढ़ना, स्लोली स्लोली सब एक बार देख लेंगे हम। तो द प्रोसेस इन विच फूड, बेसिकली जो क्या है, न्यूट्रिएंट्स। भाई हमारी बॉडी में डाइजेशन हो गया था, ठीक है। डाइजेशन में क्या हुआ था, जो भी हमने फूड खाया था उसमें जो फूड हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाया था, हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड को लिया था वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। सिंपल किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो गए थे हमारे ग्लूकोज में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गए थे हमारे अमीनो एसिड्स में, एंड लास्टली जो फैट्स थे वो हमारे फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए थे। तो अब क्या होगा भाई, वही तो क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे। पर क्या वो वहां पर खत्म हो गया प्रोसेस? नहीं, सेल्स में जाएंगे भी सही, वो सेल में भी भाई हर एक सेल को बॉडी के फूड की रिक्वायरमेंट है एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए वो कहां गए, हमारे सेल में गए। पर क्या सेल में जाने के बाद हो गया हमारा काम? नहीं हुआ अभी भी। वो हमने न्यूट्रिएंट्स किस लिए खाए थे, ताकि हमें क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। और एनर्जी डिराइव करने के प्रोसेस को, उस फूड से एनर्जी हम कैसे डिराइव करेंगे, तो उस फूड से एनर्जी डिराइव करने के प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, तो द प्रोसेस इन विच फूड, जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं, आर ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे हमें ये समझना है कि देखो हमारे सेल्स के अंदर, भाई ये एक अगर मैं बताऊं इधर, तो ये हमारा सेल है, ठीक है। ये सेल के अंदर है फूड। क्या है सेल के अंदर? फूड है। अब फूड यानी कि ग्लूकोज मानते हैं हम, क्योंकि ग्लूकोज ही था जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ था, ठीक है, ग्लूकोज है। अब फूड के अंदर ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज ही फूड है, और ये आगे जाके और ब्रेकडाउन होगा, मतलब हमारे सेल्स के अंदर जाकर भी इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और हमें मिलेगी एटीपी। हमें क्या मिलेगी, एटीपी मिलेगी हमें, जो कि हमारे लिए क्या है, एनर्जी की करेंसी है। अब आई बात समझ में? जो ये फूड हमने डाइजेशन के टाइम एब्जॉर्ब करा था वो हमारे सेल्स में गया। सेल्स में जाने के बाद
उस फूड का फर्दर ब्रेकडाउन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी उस फूड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। ऑक्सीडेशन से मतलब क्या समझते हैं हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और अगर और भी सिंपल बताऊं तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं, है ना। अब ऑक्सीडेशन हो गया फूड का ऑक्सीडेशन हो गया भैया। फूड के ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, फूड का ब्रेकडाउन हो गया, और फूड का अगर ब्रेकडाउन हो गया तो क्या मिल गई हमें, एनर्जी मिल गई। किस फॉर्म में मिली एनर्जी, एटीपी की फॉर्म में। अब एक टर्म बतानी है आप सबको, वो टर्म है, अच्छा रिएक्शन देख लेते हैं पहले। देखो फूड है, फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, फूड प्लस ऑक्सीजन यानी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया फूड का, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ। तो अब प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे हमें, ये रेस्पिरेशन हो गया यहां पर, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें CO2। ऑक्सीजन अगर अंदर लेते हो तो CO2 ही तो रिलीज करते हो आउटर एनवायरनमेंट में, और वो CO2 कहां पर प्रोड्यूस हो रही है, कब प्रोड्यूस हो रही है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। वाटर मिलता है, इस वाटर का क्या भैया, वाटर क्यों मिल रहा है हमें, मिल रहा है, और इस वाटर का भी हमारी बॉडी में यूज है, वो अभी देख लेंगे। उसके बाद एटीपी मिलती है, जो कि क्या है, हमारी एनर्जी है। आई बात समझ में, तो यहां तक तो हमें आई थिंक क्लियर हो गया, हमने मेन जो भी था डिस्कस भी कर लिया। अब बात ये करनी है, एक टर्म है मेरे पास, यानी एक टर्म है हमारे पास, वो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या टर्म है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ज्यादा डिटेल में नहीं, बस इतना से याद रखना है, जिस भी न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या बोला मैंने, जिस भी न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जो भी न्यूट्रिएंट ऑक्सीडाइज हो रहा है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही तो है ना, तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए प्राइमरी सोर्स है, क्यों प्राइमरी, क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी के लिए एज अ प्राइमरी सोर्स किसे यूज करती है, कार्बोहाइड्रेट को यूज करती है, इसलिए प्राइमरी है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी फैट से भी लेगी, ठीक है। फैट्स की डेफिशिएंसी आ गई तो फिर बिल्कुल खत्म हालत में हमारी बॉडी प्रोटीन से, प्रोटीन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करेगी, और ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं जो एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होते हैं। मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने देखा क्या होगा, जिस भी न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट ऑक्सीडाइज हो रहा है ताकि हमें एनर्जी मिले, वो एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंसीडर करते हैं। कौन कौन से हैं प्राइमरी, अगर प्राइमरी सोर्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हमारी बॉडी एज अ प्राइमरी सोर्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज करती है ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। फिर तो उसकी कमी हो गई तो फैट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, तो वो है हमारे पास विटामिन्स, एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होते, इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिल रही, तो विटामिन्स और मिनरल से हमें एनर्जी नहीं मिल रही, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कभी भी यूज नहीं होते। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन हो गया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का भी ब्रेकडाउन होगा, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
और ऑक्सीजन का फूड का ब्रेकडाउन हो गया, हमें एटीपी मिल गई। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है वैसे तो सबको पता है, फिर भी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म है, ये हमारी एनर्जी की क्या है, करेंसी है। यहां तक ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन की रेस्पिरेशन होता क्या है, हमें एनर्जी मिल कैसे रही है फूड के ऑक्सीडेशन से। अब स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बारी आती है कि रेस्पिरेशन के क्या कुछ स्टेप्स इन्वॉल्वड हैं, तो हाँ है। देखते हैं वो क्या स्टेप्स हैं। 3 तरीके के रेस्पिरेशन हमने यहाँ लिख रखे हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे ब्रीदिंग भी बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट से मेरे अंदर, जब मैं मेरे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, मेरे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई से जब वो ऑक्सीजन कहां जा रहा है, टिश्यूज में, सेल्स में जा रहा है, ब्लड से होते हुए टिश्यूज और सेल्स में जा रहा है वो, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट से मतलब सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से जब सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगा तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन। और लास्टली सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अभी हमने फूड का ब्रेकडाउन करा था ना, पिछली स्लाइड में करा था, और फूड का ब्रेकडाउन करके क्या बनाया था, एनर्जी बनाया था। तो वही ऑक्सीडेशन करा था ना फूड का ब्रेकडाउन, मतलब यानी ऑक्सीडेशन करा था, तो वही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सेल के अंदर जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ये फूड का ऑक्सीडेशन हुआ और हमें मिल गई एनर्जी। ठीक है, तो फूड से एनर्जी बनने का प्रोसेस सेल के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक फ्लो डायग्राम हम बना लेते हैं। एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से गैस कहां पर आई, हमारे लंग्स में। ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल। यहां से ब्लड वेसल के होते हुए, ब्लड वेसल के थ्रू कहां, किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू कहां पर गई, ये कहां पर गई ये एयर, अब सेल्स या टिश्यूज में। तो ये हो गया हमारा इंटरनल। और लास्टली इन सेल और टिश्यूज से, इन सेल और टिश्यूज के अंदर क्या हुआ, ये सेल और टिश्यू है, इसके अंदर क्या हुआ, ये फूड जो है वो कन्वर्ट हो गया एटीपी में। सेल और टिश्यू के अंदर क्या हुआ, ये फूड जो है वो कन्वर्ट हो गया एटीपी में। तो ये कौन सा हो गया अपना, सेल्यूलर। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको कि इंटरनल, एक्सटर्नल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने रेस्पिरेशन की स्टेप्स भी कंसिडर अप कर ली। तो अब आगे देख लेते हैं कि क्या रेस्पिरेशन के भी टाइप्स होते हैं। तो जी हाँ, रेस्पिरेशन के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो जब फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में जब प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो क्या हो रहा है इसमें, फूड है हमारे पास, ठीक है, फूड है। फूड अब किसे कंसीडर करेंगे, हमेशा हमारी बॉडी फूड किसे कंसीडर करती है, ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। ग्लूकोज का हुआ ब्रेकडाउन, क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। ग्लूकोज का हुआ ब्रेकडाउन और उस ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हमने बोला ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बता देता हूं, देखो ग्लाइको इक्वल्स टू ग्लूकोज कॉमा लाइसिस इक्वल्स टू ब्रेकडाउन। तो जैसा कि ये टर्म एक्सप्लेन कर रही है हमें
ग्लाइकोलिसिस की ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो फूड यानी कि इस ग्लूकोज का क्या हुआ भाई, ग्लूकोज क्यों, क्योंकि एज ए प्राइमरी सोर्स हमारी बॉडी ग्लूकोज यूज करती है। क्या हुआ, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, प्रोसेस को क्या बोला हमने, ग्लाइकोलिसिस। भाई सेल के अंदर हो रहा है ये सब, ठीक है ना, ये जितना भी अब रिएक्शंस हो रही है कहां पर हो रही है, इनसाइड द सेल, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन को हमने बोला ग्लाइकोलाइसिस, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये जो स्टेप है फूड का कन्वर्ट होना पायरुविक एसिड में, ये हो रहा है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। आई बात समझ में। तो सेल के साइटोप्लाज्म में फूड का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और हमें मिला पायरुविक एसिड। भाई पायरुविक एसिड भी कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। कितने कार्बन का कंपाउंड होता है पायरुविक एसिड, एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब क्या हुआ, एक स्टेप हुई आगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आगे पढ़ेंगे क्या हुआ, एक स्टेप हुआ, एक प्रोसेस हुआ, जिस प्रोसेस को हमने बोला क्रेब्स साइकिल। क्या बोला इस प्रोसेस को हमने, क्रेब्स साइकिल बोला। अब यहां से हमें जो ऑक्सीजन आया था ना, उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें यहां पर पड़ती है, तो हमने इस स्टेप को बोला क्रेब्स साइकिल। ये वाली जो स्टेप हो रही थी वो साइटोप्लाज्म में हो रही थी, पर क्रेब्स साइकिल वाली जो स्टेप है वो कहां पर होगी, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आप पता लगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है क्रेब्स साइकिल, और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि हमारी एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। तो हो गया। अब यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिल जाएंगे, CO2 जो कि मैंने शुरू में बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगी। तो वी विल गेट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यानी कि वाटर, एंड हमें मिलेगी 38 ATP या फिर 36 ATP, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, और ये दोनों ही सही चीज है। ये क्यों है सही वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे अगेन, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया प्रोडक्ट्स में, भाई फूड का ब्रेकडाउन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ग्लूकोज हमारे पास फूड है, फूड का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। इन फूड का ब्रेकडाउन हुआ तो क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ। ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। नाउ साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन हुई सेल के। अब साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन हुई तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, और हमें 3 कार्बन, भाई ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है ना, हाँ 6 कार्बन का होता है। तो इस 6 कार्बन के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ और हमें 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए पायरुविक एसिड के। अब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब क्रेब्स साइकिल चला, क्या चला, क्रेब्स साइकिल, एक प्रोसेस चला क्रेब्स साइकिल, जो कि कहां चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो फाइनली हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर, और 38 या 36 ATP, दोनों सही है, क्यों है वो हम आगे देख लेंगे। फिर आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सर क्या बात कर रहे हो आप, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपने हमें क्या करवा दिया, रेस्पिरेशन करवा दिया, पर आप तो बोल रहे हो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसमें तो ऑक्सीजन जरूरी है, तो फिर रेस्पिरेशन कैसे होगा जब ऑक्सीजन ही नहीं है। यहां आपने लिख रखा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये मतलब है कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन आपके पास है बट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। तो फूड का ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, क्या टर्म देंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या सीन है भाई, देखते हैं। ये भी फूड है, ठीक है, वही फूड है हमारे पास, क्या है, ग्लूकोज, वही फूड है ग्लूकोज। वही ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में हमारे पास कन्वर्ट हुआ, वही कहां पर हो रहा है, ये भी वही साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और स्टेप को हमने बोला ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो फूड का ब्रेकडाउन होना और पायरुविक एसिड तक कन्वर्ट होना, ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी सेम है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी सेम है, यानी कि पायरुविक एसिड तक तो रिएक्शन एरोबिक और बोथ एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, सेम है। तो डिफरेंस कहां से आता है, पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन से। ठीक है, तो अब यार एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन की क्या है,
एब्सेंस है, यानी कि इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम दो अलग अलग कंसिडर करते हैं सेल्स। एक हम लेते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो कि है ईस्ट। ईस्ट के अंदर क्या होगा? अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो ईस्ट के अंदर क्या होगा? C2H5OH बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल आपने 10th में पढ़ा होगा, एक तरीके का अल्कोहल है। तो मतलब अगर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट अमाउंट रही जब, तब टूटा, तब उसका ब्रेकडाउन हुआ, तो हमें क्या मिलेगा? एक तो इथेनॉल मिलेगा। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल कितने कार्बन का है? जैसा कि यहां दिख रहा है आपको, 2 कार्बन का है इथेनॉल। ठीक है, उसके अलावा हमें मिलेगी CO2 और हमें मिलेगी 2 मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल्स नहीं, 2 ATP मिलेगा हमें। तो हमने देखा कि अगर ईस्ट सेल के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट अमाउंट की प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो हमें इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP मिलेगा। अब हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा। तो ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज इन मसल्स, लैक्टिक एसिड, भाई देखो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में, प्लस 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताना, बस इतनी सी बात है। एक चीज मैं आप सबसे पूछूंगा तो क्या मैं बता ही दूंगा। अब लैक्टिक एसिड के साथ तो सिर्फ ATP फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा था ना। तो पायरुविक एसिड जैसा कि हमको याद है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जब ये टूटा तो ये टूटा 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में, जो कि था इथेनॉल। तो हमारे पास कार्बन एक्स्ट्रा बचा था, इसलिए यहां पर CO2 रिलीज हो गई थी। बट लैक्टिक एसिड में जब ये कन्वर्ट होगा तो लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और इस वजह से ये जब 3 कार्बन का मॉलिक्यूल वापस से 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा ना, तो आपके पास क्या नहीं बचेगा? कोई कार्बन एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, तो CO2 भी नहीं निकलेगी। आपको डायरेक्टली क्या मिलेगी? लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। अब ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज है, तो एक चीज बतानी है आपको, जब आप भागते हैं, जब आप रनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी सांस फूलती है, आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा पाता। ठीक है, नहीं जा पाता, तो उससे क्या लेना देना है? तो वो जब ऑक्सीजन नहीं जा पाता ना, तो हमारी जो मसल सेल्स हैं वो किस कंडीशन में चली जाती है? एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में चली गई, और जब मसल सेल एनारोबिक कंडीशन में चली जाती है तो फिर क्या फॉर्म करती है? वो लैक्टिक एसिड फॉर्म करती है। ठीक है भाई, लैक्टिक एसिड भी फॉर्म कर लिया। तो लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल सेल्स में जाकर इकट्ठा हो जाता है तो हमें क्या आ जाते हैं? क्रैम्प्स आ जाते हैं। मसल क्रैम्प्स हमें किस वजह से आते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाती है और उसे सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल पाती, उसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है मसल्स में, और दैट्स वाई हमारी बॉडी में मसल क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। तो लैक्टिक एसिड is responsible for muscle cramps in our body during vigorous exercise। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, हमें मसल क्रैम्प आ गए, इतनी सी बात थी है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? फूड से पायरुविक एसिड, फूड से पायरुविक एसिड ये सेम है। फिर यहाँ पर क्रैब साइकिल में चली जाएगी, और क्रैब साइकिल कहां पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड 38 ATP, ये हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम मिल गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फूड से पायरुविक एसिड, सेम वही ग्लाइकोलाइसिस हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ। अब ड्यूरिंग इन ईस्ट सेल की बात करें तो वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल फॉर्म कर लेगा, उसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP फॉर्म कर लेगा। और अगर हम मसल सेल्स की बात करें, यानी कि ह्यूमंस में या किसी भी एनिमल में अगर मसल सेल्स की बात करें, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसके अलावा 2 ATP मिलेगी। जब ये फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ईस्ट के फर्मेंटेशन में अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इसे हम बोलते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन। और जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये दो चीजें तो हमने देख ली। अब लास्ट बात,
यहाँ पर तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चल रही थी, यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही नहीं है इतनी, तो क्रेब्स साइकिल तो नहीं चलेगी, क्रेब्स साइकिल नहीं होगी। तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, पर यहाँ अगर क्रेब्स साइकिल नहीं हो रही तो ये जो दोनों प्रोसेस है ना, ये कहां पर होंगे, साइटोप्लाज्म में ही होंगे। तो ये हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो क्रेब्स साइकिल थी वो माइटोकॉन्ड्रिया में थी। तो आई होप यहां तक का पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट आप सबको क्लियर होगा। रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, आईजेसओ का लेक्चर था, और भी डिटेल में अब इसकी वीडियो आएगी और भी ज्यादा अच्छे से हम इसे डिस्कस करेंगे। आई होप सबको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।